हेलो एमपीपीएससी एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी वाले में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट हमारे सामने आता है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस या कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा है कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और भारत का संविधान जिस एक्ट से सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर इसी एक्ट के बारे में। दिस एक्ट मार्क्ड अ सेकेंड माइलस्टोन टुवर्ड्स अ कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। इस एक्ट के द्वारा भारत में संवेदनशील सरकार स्थापित करने के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया गया। इट वॉज अ लेंदी एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट हैविंग 321 सेक्शन एंड 10 शेड्यूल। ये काफ़ी बड़ा एक्ट था और कई छोटे छोटे देशों का संविधान जितना बड़ा होता है उतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। तो ये काफ़ी ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था। पहला इंपॉर्टेंट फीचर है इस एक्ट का, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट। इस एक्ट ने ये प्रस्तावित किया कि एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाना चाहिए जिसमें कि प्रिंसली स्टेट्स यानी देसी रियासतें और जो इंडियन प्रोविंसेस यानी भारतीय प्रांत है वो ज्वाइन हो सके और उससे एक अखिल भारतीय संघ बन सके। लेकिन भारत की जो देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, वो कभी भी इस अखिल भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुई और कभी भी ये अखिल भारतीय संघ नहीं बन पाया। द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन सेंटर एंड यूनिट इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। इस एक्ट ने केंद्र और जो प्रांतीय सरकारें होती थी उनके बीच में पावर्स का बंटवारा कर दिया 3 लिस्टों के माध्यम से। पहली लिस्ट थी फेडरल लिस्ट यानी संघीय सूची। इसमें 59 सब्जेक्ट्स या 59 आइटम्स होते थे और इस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती थी, ठीक उसी तरह जैसे अभी यूनियन लिस्ट हुआ करती है। फिर आती है प्रोविनिकल लिस्ट। प्रोविनिकल लिस्ट यानी प्रांतीय सूची, इसमें 54 आइटम्स हुआ करते थे और इसमें जो प्रांतीय सरकारें रहती थी वो कानून बना सकती थी, यानी जो 54 सब्जेक्ट हुआ करते थे उन पे प्रांत की सरकारें कानून बना सकती थी। फिर आती थी कॉन्क्यूरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। आज के समय में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्क्यूरेंट लिस्ट है, यानी ऐसी लिस्ट जिस पे केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। फिर आती थी एक और सूची जो कोई सूची में शामिल नहीं होती थी, उसे रेसिड्यूरी पावर कहा जाता था। रेसिड्यूरी पावर्स वेर गिवन टू द वाइसरॉय, यानी ऐसे सब्जेक्ट्स जो फेडरल लिस्ट, प्रोविनिकल लिस्ट और कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में शामिल नहीं हैं उन्हें रेसिड्यूरी लिस्ट में या रेसिड्यूरी पावर्स में शामिल कर दिया जाता था और उन पावर का इस्तेमाल वाइसरॉय अपनी मर्जी से कर सकता था। हाउएवर द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज द प्रिंसली स्टेट डिड नॉट जॉइन इट। और इस तरीके का फेडरेशन यानी अखिल भारतीय संघ कभी नहीं बन पाया क्योंकि भारत की जो देसी रियासतें थी वो कभी भी इस संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुई। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर है इट अबॉलिश डायरची इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविनिकल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। इस एक्ट ने प्रांतों में जो द्वैत शासन की प्रणाली थी उसे खत्म किया और प्रांतों को अपनी स्वायत्तता देनी चालू करी, यानी कि प्रांत अगर अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपना गवर्नेंस चलाना चाहते हैं तो वो चला सकते हैं। अगर आपने द्वैत शासन प्रणाली या डायरची नहीं जानते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। द प्रोविंसेस वेर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनॉमस यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर डिफाइंड स्फीयर। और जो प्रोविंसेस होते थे यानी जो प्रांत होते थे, इनका जो कार्य क्षेत्र, इनका जो क्षेत्राधिकार होता था उसके अंतर्गत प्रांत सरकारें काम करने में स्वतंत्र थी। Moreover, the act introduced responsible government in the provinces, that is the governor was required to act with the advice of the minister responsible to the provincial council। और इस एक्ट के द्वारा प्रांतों में संवेदनशील सरकार यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित करी गई जिसमें कि गवर्नर जो भी डिसीजन लेता था वो उस प्रांत के जो मंत्रिमंडल होते थे उनकी सिफारिशों से या उनकी एडवाइस पे लिया करता था। दिस केम इनटू इफेक्ट इन 1937 एंड वाज डिसकंटिन्यूड इन 1939। और इस तरह की व्यवस्था 1937 में लाई गई लेकिन 1939 में इसे डिसकंटिन्यू यानी बंद कर दिया गया। देखिए, राज्यों में तो द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई लेकिन केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू रही। कॉन्सिक्वेंटली द फेडरल सब्जेक्ट वेर डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। और इसी के फलस्वरूप
जो फेडरल सब्जेक्ट यानी जो संघीय सूची होती थी उसके सब्जेक्ट्स को भी दो भागों में बांट दिया गया। एक थे रिजर्व सब्जेक्ट और एक थे ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट। इसी को हम डायरची या द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं। इट इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। और इस एक्ट के द्वारा बाइकैमरलिज्म यानी दो सदन होना, जैसे कि अभी हमारी केंद्र सरकार जो है उसमें एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, साथ ही साथ कई सारे राज्यों में विधानसभाएं भी होती है और विधान परिषद भी होती है, तो इसे ही हम बाइकैमरलिज्म या द्विसदनात्मक सदन कहते हैं। तो इस एक्ट के द्वारा 11 में से 6 राज्यों में या 6 प्रांतों में बाइकैमरल लेजिस्लेचर स्थापित करी गई। Thus, the legislature of Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and United Provinces made bicameral, consisting of a legislative council, upper house and legislative assembly, lower house. तो 11 में से जो 6 राज्य थे जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंसेस, यहाँ पे 2 सदन होने लगे, ठीक उसी तरह जिस तरह इस समय विधानसभा और विधान परिषद हुआ करते हैं। However, many restrictions were placed on them. लेकिन ये जो 2 सदन होते थे इन पे भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाए रखते थे ब्रिटिश लोग। 5th इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, वुमेन एंड लेबरर्स वर्कर्स। इस एक्ट के द्वारा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत था उसका दायरा बढ़ाया गया और अब इस दायरे में जो भारत का डिप्रेस्ड क्लास यानी जो शेड्यूल कास्ट है उसे भी इंक्लूड किया गया, यानी भारत के अनुसूचित जाति को भी अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मिल चुका था। भारत की जो महिलाएं थी उन्हें भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, साथ ही साथ भारत का जो मजदूर था, लेबर वर्कर क्लास थी, उन्हें भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। इट अबॉलिश काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज प्रोवाइडेड विद अ टीम ऑफ एडवाइजर। इस एक्ट के द्वारा काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त किया गया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा स्थापित करी गई थी। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज प्रोवाइडेड विद अ टीम ऑफ एडवाइजर। और भारत का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस होता था उसकी मदद के लिए कई सारे एडवाइजर्स नियुक्त किए गए। इट एक्सटेंडेड द फ्रेंचाइजी, अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट। और इस एक्ट ने भारत की जो जनसंख्या थी उसके 10% लोगों को वोटिंग राइट दे दिए, यानी उन्हें मताधिकार दे दिए। अभी तक भारत में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं प्रदान करी गई थी, यानी सभी को समान मताधिकार नहीं प्राप्त था, सिर्फ भारत की 10% जनसंख्या को ही मताधिकार प्राप्त था। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। ये एक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि इसी एक्ट के द्वारा भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींव रखी गई। इसी एक्ट के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापित किया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट ऑल्सो प्रोविनिकल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस। इस एक्ट के द्वारा ही हम कह सकते हैं कि भारत में यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पीएससी स्थापित करी गई। साथ ही साथ अगर 2 या 2 से अधिक राज्य अपना एक सर्विस कमीशन रखना चाहते हैं तो ये परमिशन भी उन्हें दी गई, जिससे कि भारत के योग्य उम्मीदवारों का प्रशासनिक पदों के लिए चयन हो सके। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट। और इस एक्ट के मुताबिक भारत में एक फेडरल कोर्ट यानी एक संघीय न्यायालय भी स्थापित किया गया जिसने अपना काम करना 1937 यानी 1937 में चालू। अगर आपको हमारा YouTube चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए जिससे आपको रीसेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।